हेलो 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का नॉकआउट मैथ सीरीज में फ्रॉम योर वेरी ऑन चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स, जो आपकी एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक का लेसन नंबर 6 है। और इस लेसन के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब जो हमारी ज्योमेट्री के साथ जंग है या फिर सफर है वो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि 5th चैप्टर में हमने एक्सियम्स के बारे में पढ़ा था, पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, तो वो भी इस चैप्टर में एक मेजर पार्ट रोल मतलब मेजर रोल क्या है प्ले करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लाइन से। व्हाट आर लाइंस? लाइन क्या होती है, जिसको हम हिंदी में रेखा बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब मैं लाइन की बात करता हूं तो लाइन क्या होता है, और ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है, एक ब्रेथलेस लेंथ होती है, जो हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था। अब लाइन क्या होती है, एंडलेस होती है, वो राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी। अब लाइन तो स्टूडेंट्स ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये सारी क्या है, लाइन है? नहीं, इस टाइम ये लाइन सेगमेंट है। कैसे? देखिए, अगर यहां पर मैं एरो लगा देता हूं तो ये क्या बन जाती है, सारी लाइंस बन जाती है, रेखा बन जाती है, मतलब जो अनंत है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट मानूं और बी पॉइंट मानूं, ये ए साइड से भी क्या है, अनंत, मतलब इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है, और बी से भी क्या है, वो इंफिनिटी तक जा रही है, एक्सपेंड हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी भी क्या होती है, आपकी लाइंस होती है। उसके बाद जो हमारी मतलब आगे का टॉपिक आता है वो आता है लाइंस के बाद रेज। एक रे आपने सुना होगा, सन रे होती है, सन रे सुना है ना, सूरज की किरणें। तो एक रे क्या होती है, आपकी किरण होती है। इसमें क्या होता है आपका, ये एक तो फिक्स पॉइंट होता है, इसका डेफिनाइट होता है, और एक जो होता है वो क्या होता है, इनडेफिनाइट। ठीक है, ए और बी। अगर मान लो मैं लाइन को रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए बी, उसके ऊपर लाइन डालूंगा, दोनों तरफ एरो डाल दूंगा, मतलब कि ए से भी इंफिनिटी पे और बी से भी इंफिनिटी पे, अनंत पे है। अब ए और बी में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या करूंगा, ए बी, उसके ऊपर लाइन, यहां पे एक एरो, यहां पर एक पॉइंट, मतलब ए पॉइंट जो है वो डेफिनाइट है और बी जो है वो इनडेफिनाइट है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, रेखा खंड। खंड का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से पार्ट, मतलब एक लाइन का पार्ट। ठीक है, मैं कहता हूं मेरे पास ये है, अगर यहां पे मैं एरो लगा दूं तो क्या बन जाएगी, लाइन। बट अगर मैं यहां पे इसको डॉट लगा दूं और इसको एंड कर दूं, ये ए और बी, तो ये एक रेखा खंड है। खंड को हम क्या बोलते हैं, पार्ट भी बोलते हैं। तो लाइन का पार्ट होता है बेसिकली लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी के ऊपर सिर्फ नॉर्मल एक लाइन। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है कि लाइन जो होती है वो काफी सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। कैसे सर? देखो, मान लो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ पे जो एक लाइन है, लाइन के हर लेवल पे, मतलब यहाँ पे भी पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, हर जगह पॉइंट 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 से मिलकर एक लाइन बनती है। तो लाइन इज अ न्यूमरस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होती है। तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक दो चीजें और आती हैं। सबसे पहला आता है हमारा कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, एक पार्ट आता है इसका लाइंस के अंदर आता है कॉलिनियर, ठीक है, पॉइंट, जिनको हम क्या कहते हैं, सरेख बिंदु। क्या बोलते हैं उनको, सरेख बिंदु। इसके अंदर क्या होता है, अगर तीन या तीन से ज्यादा अनंत तक मान सकते हैं, तीन या तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 एंड इनफिनिटी या फिर 3 और मोर। जब लाइन एक जो पॉइंट होते हैं वो एक लाइन पे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, इसके ऊपर क्या है, पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। क्योंकि इसमें दो पॉइंट तो ले नहीं सकते। मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ पे अगर मैं कहीं भी एक पॉइंट लगा दूं तो उसको तो उससे कनेक्ट किया जा सकता है। बट अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर एक लगाया, यहाँ पर, तो क्या मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन में शो कर सकता हूँ? नहीं। तो जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपका कॉलिनियर पॉइंट्स। और दूसरा होता है आपका नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या होते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, असरेख बिंदु। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी तो क्या है, तो कॉलिनियर पॉइंट है। अगर मान लो कि मैं कहता हूं कि इनमें से एक पॉइंट मैंने अगर यहां पे लगा दिया बी, तो क्या ये प्रॉपर एक लाइन में आ रहे हैं, प्रॉपर एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो ये क्या होते हैं, आपका असरेख बिंदु, जो एक लाइन में नहीं होते। इसके बाद स्टूडेंट्स लाइन के भी क्या होता है, थोड़े बहुत छोटे टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप्स। अब पहला जो टाइप आता है स्टूडेंट्स वो कौन सा होता है, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन।
इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जो आपस में एक दूसरे को काटती है। ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, और ये भी इंटरसेक्टिंग है। जैसे ये तो सेंटर में कट हो रहा है, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये भी इंटरसेक्टिंग है और ये भी इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में जो भी डिफिकल्ट वर्ड है, इंटरसेक्टिंग हो गया, कॉलिनियर हो गया, नॉन कॉलिनियर हो गया, उनका मैंने डिस्क्रिप्शन में ट्रांसलेशन दे रखा है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन तो हमें पता लगी कि क्या होती है भाई, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं। बट अगर मान लो कि एक पॉइंट से दो से ज्यादा रेज निकल रही है, अब ये तो सिर्फ दो उसकी होती है, ठीक है। अगर मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4, अब क्या बोलेंगे इसको? तो ये वाले केस में हम इसको बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस होती है। अब जब एक पॉइंट से दो क्रॉस ओवर निकलते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो से ज्यादा निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट लाइन। सर, इसकी अगर मैं रियल लाइफ में एक एग्जांपल दूं, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पे मैंने इसे कर रहा है डायगोनल शो किया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे ये बढ़ाता हूँ, यहाँ पर ये बढ़ाता हूँ, तो ये वाला पॉइंट क्या है? यहाँ से तीन जो है वो लाइंस पास हो रही हैं, तो बेसिकली आपका ये वाला पॉइंट क्या है? आपका कॉनकरेंट पॉइंट है। और जिस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है स्टूडेंट्स? जो आपस में एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। जैसे कि ये दो लाइंस क्या है आपकी? पैरेलल है। अब ये भी दो लाइंस क्या है आपकी? पैरेलल है। देखो भाई, यहाँ पे क्या है कि आगे जाते यूं इंफिनिटी में चली जाएगी, वो कटेगी नहीं, बट नहीं, और आप देखिए पीछे तो ये कट गई, तो इस पॉइंट पे ये कट गई, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं, वो सॉरी पैरेलल लाइन नहीं है, ये वाला जो है पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन का रियल लाइफ एग्जांपल बोले तो ट्रेन की पटरियां देखिए, जिसमें तो दो लाइनें होती हैं, आपस में कभी एक दूसरे को टच नहीं करती। धरती और आसमान आपस में कभी एक दूसरे को टच नहीं करता, वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा लाइंस तो खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एंगल पे। तो स्टूडेंट्स, लाइन के बाद हम देखते हैं अब एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, एंगल क्या होते हैं? वो होते हैं बेसिकली कोण, जिसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो आर्म्स और एक वर्टेक्स, ठीक है। जैसे कि ये वाला पॉइंट क्या हमारा? वर्टेक्स कहलाएगा, और ये वाले जो हमारी दो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे? आर्म्स, भुजाएं और शीर्ष। अब जैसे कि ए, बी और सी। अब हमारी आर्म्स की बात करें तो ए बी क्या है हमारी? ए बी और ए सी, ये दो क्या है हमारी? आर्म्स है। और वर्टेक्स क्या हमारा? पॉइंट ए हमारा क्या है? वर्टेक्स। अब इसके जो बीच का स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। और हमें क्या करना है? एंगल को रीड करना आना चाहिए। ये कौन सा एंगल बन रहा है? अगर मैं इसको बताना चाहूँ, उसका नाम लिखना चाहूँ, तो या तो मैं इसको एंगल BAC बोल सकता हूँ या फिर इसको एंगल CAB। तो सर ऐसा क्यों? इसको आप दो नाम कैसे दे सकते हो? बेसिकली जो एंगल जिस पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट हमेशा बीच में आ रहा है। ये देखिए, यहाँ भी A बीच में आ रहा है, यहाँ पे भी A बीच में आ रहा है। अब या तो उसको आप एंगल BAC बोल लो या फिर एंगल CAB बोल लो, दोनों की बात जो है वो सेम रहेगी। अब इसके जब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आपको और ज्यादा नॉलेज हो जाएगी कि एंगल बेसिकली होते क्या है। तो पहला हमारे पास एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अब बेसिकली क्या होता है? ये जो होता है आपका 90 डिग्री से स्मॉल, मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलर देन 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, कोई भी एंगल 90 छोटा, इवन 89 डिग्री भी हो तो वो क्या होगा हमारा? एक्यूट एंगल। 30 डिग्री का एक्यूट एंगल, 70 डिग्री का एक्यूट एंगल। बेसिकली क्या हो गए? 90 डिग्री से छोटे हो गए। उसका रहता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री का ही होता है। बेसिकली कितने का डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब जैसे कि मान लीजिए आपका अल्फाबेट है L, पता है ना, ABCD में जो आपका L आता है, तो इसके बीच वाला जो ये एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारे और अल्फाबेट्स की, जैसे कि देखिए हमारे पास E है, तो E के अंदर क्या है? ये भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, और ये वाला भी 90 डिग्री का है। H की बात करें तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का, ये वाला भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। तो उनको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? समकोण हिंदी में,
उसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज, उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे कि आपका कौन कौन से एंगल हो गए? और 180 डिग्री से स्मॉल होता है। अब जैसे कि आपका जो 110 हो गया, 100 हो गया, 120, 130, 140, 151, 61, 70 और 180 जो छोटे होते हैं बेसिकली क्या होते हैं आपके ऑब्ट्यूज। अब जैसे कि इसमें देखिए ये 110 डिग्री का है, तो ये क्या आपका ऑब्ट्यूज, ठीक है। जो 90 और 180 के बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आपका स्ट्रेट एंगल, उसके बाद क्या आता है हमारा स्ट्रेट एंगल, जिसको हम बोलते हैं क्या? ऋजु कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। अब ये क्या होता है आपका? इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री की क्या होता है? ये इक्वल होता है। मतलब ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर ये जो आधा गोला होता है सेमी सर्कल, ये क्या होता है हमारा? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट हमारे पास जो एंगल आता है वो कौन सा आता है? रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मान लीजिए मैंने यहां पर एक 40 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। अब आपको पता है जो पूरा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? एक जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब मैं क्या करूंगा? इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए मैं 360 में से इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो ये वाला एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, वो कितने डिग्री का हो जाएगा? अगर मैं 360 में से 40 माइनस करूंगा तो वो हो जाएगा 320। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जो हमें गिवन एंगल है उसके आउटर साइड में जितना एंगल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। अब इसके बिहार में हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज और थी कि बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है? कंफ्यूज रहते हैं कि एक्यूट 90 से बड़ा है कि छोटा, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा है छोटा। मैंने आपको अभी बताया कि जो एक्यूट होता है वो आपका 90 डिग्री से स्मॉल होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए आप इसको ना वर्ड को तोड़ लीजिए, जैसे ए क्यूट। अब देखिए यहाँ पे सी यू टी मतलब क्यूट। बेसिकली जो छोटी चीजें होती हैं वो क्या होती है? क्यूट। और एक्यूट एंगल भी क्या होता है? छोटा। मतलब जो एंगल क्यूट है वो क्या है? छोटा। ये बेसिकली मेरा लॉजिक था। और ऑब्ट्यूज, अब एक बात बताइए, जब कोई बड़ी चीज होती है तो क्या होता है? ओ भाई, अब इसमें क्या होता है? अब ऑब्ट्यूज मतलब ये क्या है? आप इसको थोड़ा स्ट्रेस देके बोलेंगे तो क्या होगा? ये बड़ा सा लगेगा और ये क्या होगा? अपने आप बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्यूट मतलब छोटा, क्यूट, और ऑब्ट्यूज मतलब क्या हो गया? बड़ा। आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने थोड़े बेसिक टाइप के जो एंगल्स हैं वो तो देख लिए, वो हमने 6, 7, 8 में भी स्टडी कर रखे थे। अब हम थोड़े अपग्रेडेड एंगल्स देखते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता ही है। तो पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण। अब इसके अंदर क्या होता है? इसका जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एंगल है भाई, ये तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होना चाहिए ना। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। और 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा? आपका 90 डिग्री। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो वर्क करता है। अब इसमें क्या होता है? तो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल है जिसमें मान लीजिए कि हमारा ये जो एंगल है 60 डिग्री का है, तो हमें ये निकालना है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का। चलो मान लो हमने इसको x मान लिया, ठीक है। तो हमें पता है इसका सम कितना होता है? x प्लस 60 का 90 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। ऐसा आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल्स भी दे रखे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से समझा दिया, हर बच्चे को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो कौन सा होता है? सप्लीमेंट्री। SUPPLEMEN, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। इसका सम कितना होता है? 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है आपका? 180 डिग्री। कितना होता है आपका? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में बेसिकली देखिए ये जो होगा एक स्ट्रेट लाइन को बनेगा, क्योंकि अभी हमने क्या करा था? स्ट्रेट एंगल देखा था। अब यहां पर ये जो एंगल है मान लीजिए यहां पे ऐसे है,
तो ये जो होगा 110 डिग्री का, ये जो होगा 70 डिग्री का। अब सेम एज इट इज क्या होता है आपका, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हमें एंगल दे रखा है, ये हमें आपका दे रखा है 60 डिग्री का, अब ये वाला एंगल निकालो। वही है, अब x + 60 = 180 डिग्री। अब x में क्या है, 60 जो है माइनस हो जाएगा, 180 में 60 जगह तो कितना बच गया, 120 डिग्री। तो हमारा ये जो बचेगा 120 डिग्री बच जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल। अब जो थर्ड है हमारा वो क्या है, एड एंगल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आसनन कोण। क्या बोलते हैं हम, आसनन कोण। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एंगल दे रखा है, ठीक है, मैंने यहां पर एक और आर्म बना दिया, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल होगा, मैं इसको नाम दे देता हूं ए, बी और सी, और ये क्या हो गया हमारा एंगल ओ। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये क्या होंगे हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि क्या है ये, इसके पास एक कॉमन रे है, इसके पास क्या है, कॉमन रे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा एडजेसेंट एंगल बनते हैं। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या देखिए क्या होता है कि आप जब भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हो तो आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरम भी है, इसकी थ्योरम से हम समझेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, बट अभी हम जस्ट फिगर के बारे में देखते हैं। इसको हम नाम दे दिया ABCD और सेंटर वाला पार्ट क्या हमारा O। तो इसमें क्या है, एंगल DOA या फिर AOD, एंगल AOD किसके बराबर, मतलब किसके बराबर होगा, BOC के, ठीक है। और यहाँ पे एंगल AOB किसके बराबर होगा, एंगल DOC के। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और इसमें आप देख सकते हो कि एंगल AOD और AOB के एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, कॉमन रे है और साइड में जो लाइंस है इसकी एक ही है। तो इस तरीके से क्या आपको एडजेसेंट एंगल भी आपको थोड़ा अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में आपका लीनियर पेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री एंगल की तरह होता है। मान लीजिए एक लाइन है, जो एंगल मिलकर 180 डिग्री का सम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको लीनियर पेयर भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि A B C D, तो एंगल ABD और एंगल DBC ये क्या है आपका, दोनों लीनियर पेयर, और हम इसको क्या ले सकते हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल भी है, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या हमारा एंगल। तो अब एट लास्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन कौन सी हमारे पास, L और M, और एक ट्रांसवर्सल लाइन को काट रही है, ठीक है, जो कि आपकी N है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारी सारी लाइंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, पहला आता है इंटीरियर एंगल। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि आपके इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। तो आप बताइए कौन सा है इसमें, 3, 4, 5 और 6, मतलब एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, इसके अंदर जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल। आप खुद देख सकते हैं वो लाइंस के अंदर है। और इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, बाहरी कोण कौन से होंगे, जो इसके बाहर है, जैसे 1, 2, 8 और 7, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होंगे आपके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स एक टर्म और आती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक ही पोजीशन पे होते हैं एंगल्स। अब देखिए ये जो डायग्राम है, मतलब यहां वाला पार्ट और यहां वाला पार्ट दोनों सेम है। अब देखिए एग्जैक्टली 1 की पोजीशन में यहां कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 5, तो मतलब क्या हो गया इसका, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है। ये क्या है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सेम पोजीशन, ठीक है। अब यहां पे क्या, एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 6, मतलब एंगल 2 को क्या हो गया, एंगल 6। इस तरीके से एंगल 4 का हो गया एंगल 8, एंगल 4 का हो गया एंगल 8, और एट लास्ट हमारा एंगल 3 का कौन सा हो गया, एंगल 7। तो इस तरीके से हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब एट लास्ट आता है हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल।
ऑल्टरनेटिव एंगल्स बेसिकली स्टूडेंट्स याद रखिए आपका एक z बनता है, ठीक है। तो z के अंदर क्या आप देख सकते हो, यहां भी एक एंगल बनता है और यहां भी एक एंगल बनता है। बट ऑल्टरनेटिव में स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल्टरनेटिव में जो ये दोनों लाइंस होती हैं वो क्या होना चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली ये दोनों पैरेलल है क्योंकि हमारा नाम भी यहाँ पे पैरेलल लाइंस दे रखी है, उसको ट्रांसवर्सल काट रही है। अब यहां पर देखिए आप एक z बन रहा है, ये यहां पर एक z बन रहा है। तो इस तरीके से देखिए एंगल 4 और एंगल 6 आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे अब बेसिकली क्या होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर में देखो 4 और 6 बराबर है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब देखिए स्टूडेंट z ऐसे बनता है, z ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी z बन रहा है। तो यहां पे क्या है, एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या आपका ये z वाला आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे स्टूडेंट्स, कि देखिए यहां पर जो एंगल बन रहा है ये और बाहर जो बन रहा है, अब देखिए z है, यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 7 है, z के यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक बन रहा है और जब z की ये लाइन आ रही थी यहाँ पर एक बन रहा है, मैंने बताया ना अभी। तो इस तरीके से आपके एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। और यहाँ जो z बन रहा है उसके एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, 2 और 8। तो एंगल 2 और एंगल 8, तो ये क्या होता है आपके ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो ऑल्टरनेटिव को हम बोलते हैं बेसिकली एकांतर और कॉरेस्पॉन्डिंग को बोलते हैं हम संगत कोण, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक सेकंड नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास जो होती है वो यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर की 8 थ्योरम्स हैं, तो हम उसको 2 वीडियोस में बांट देंगे, 4 एक थ्योरम, 4 एक पार्ट में, 4 एक पार्ट में, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो और वीडियो ज्यादा लंबी भी ना बने। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जितेंद्र आटा क्लासेस आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करेगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा स्टूडेंट्स। एंड अगर आप चैनल पर आई बार तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।